पिछले कुछ समय से ना रिसर्च पेपर के प्रति, रिसर्च मेथोडोलॉजी के प्रति या फिर रिसर्च प्रपोजल और पीएचडी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है। अब इसके अंदर ये कहना मुश्किल है कि ये ट्रेंड इसी तरफ जा रहा है, यानी कि रिसर्च की तरफ पूरा इंडिया या फिर पूरा इंडिया का जो यूथ है वो फोकस कर रहा है। तो आज के दिन देखा जाए तो बहुत सारी क्वेरी, बहुत सारे हमारे कैंडिडेट इस प्रकार से उलझे हुए हैं कि रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाएगा, रिसर्च प्रपोजल कैसे लिखा जाएगा, मेथड कौन सा यूज करें और किस प्रकार से हम पीएचडी कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर दलवीर सिंह। दोस्तों, आज आपने पता चल ही गया होगा इंट्रोडक्शन से कि मैं बात रिसर्च पेपर की आज करने वाला हूं कि किस प्रकार से आप रिसर्च पेपर लिख सकते हैं। 2022 के अंदर कौन कौन से ऐसे बदलाव आए हैं, जो पहले आप रिसर्च पेपर लिखते थे उससे कुछ बदलाव अब जो है उसके बारे में बात करेंगे। इसी के साथ में ये आपको टॉपिक काम आएगा रिसर्च प्रपोजल लिखने के लिए भी, और यही टॉपिक आपके काम आएगा पीएचडी पूरी करने में या पीएचडी करने में भी। यदि आपका थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है पीएचडी में, रिसर्च प्रपोजल में या फिर रिसर्च पेपर लिखने में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको शुरू से आखिर तक आप ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बात करते हैं यदि आपको आज के दिन यानी कि 2022 में रिसर्च प्रपोजल लिखना हो या फिर रिसर्च पेपर लिखना हो तो किस प्रकार से आपको काम करना होगा। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कुछ इंपॉर्टेंट बातें, कुछ बहुत ही खास बातें हैं ये। वो पता है क्या है? आपके पास टॉपिक भी है, यानी कि आपने रिसर्च पेपर लिख लिया, फिर उसके बाद में प्रॉब्लम ये आती है कि उस रिसर्च पेपर का क्या करें। रिसर्च प्रपोजल तो फिर भी समझ में आता है कि यूनिवर्सिटी ने मांग लिया आपसे और यूनिवर्सिटी के अंदर जाके आपको जमा करवाना है, वो आपकी पीएचडी के लिए एक प्रपोजल है। परंतु बात यहाँ पे उस समय बढ़ जाती है जब आपको कोई रिसर्च पेपर पब्लिश करवाने के लिए प्रॉपर या अप्रोप्रिएट जर्नल नहीं मिल पाता। तो मैं इसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आपकी स्क्रीन के ऊपर एक नंबर है और ये मेरा नंबर है, यानी कि हमारी टीम का नंबर है। और यदि मैं इसको पढ़ के बताऊं तो ये है 8818001113। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज छोड़ दीजिएगा। अब हमारी टीम या मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं वो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले रिसर्च पेपर आपने यदि लिख दिया है तो आपके सामने प्रॉब्लम होती है इसको पब्लिश करवाने की। दो प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जहां पे आप पब्लिश करवा सकते हैं। पहला है नेशनल लेवल पे और दूसरा है इंटरनेशनल लेवल पे। दोनों ही प्लेटफॉर्म में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अब यहाँ भी आपको पब्लिश करवाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका कौन सा है कि आप अपने रिसर्च प्रपोजल को या रिसर्च पेपर को उस जर्नल के कंसर्न एड्रेस पे आप भेज दीजिएगा और फिर उसका जो एडिटर है उस जर्नल पेपर का, तो वो आपके टॉपिक को पढ़ेगा, उस पर काम करेगा और फिर उसके बाद में फैसला लेगा कि उनके जर्नल के योग्य आपका पेपर है या नहीं है। और यदि आपने वास्तव में अच्छा काम कर रखा है तो उसके अंदर आपका पेपर शामिल कर लिया जाएगा जर्नल के अंदर, वो पब्लिश हो जाएगा, आपके पास मेल आ जाएगी या फोन आपका आ जाएगा। परंतु ऐसा अमूमन होता नहीं है। आपको पता है, आप रिसर्च पेपर लिखेंगे, जिस पब्लिशर को भेजेंगे उसका कोई जवाब नहीं आता है, वो वहीं पड़ा पड़ा सड़ जाता है, बंद हो जाता है। ऐसी दिक्कत भी आती है, परंतु सब केसेज में ऐसा नहीं होता, इस बात को भी याद रखें। इंटरनेशनल जर्नल की आप बात करेंगे, नेशनल जर्नल की, बहुत ही रेपुटेड की आप बात करेंगे, उनके अंदर आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाता है यदि आपने काम अच्छा किया है तो। परंतु फिर भी दूसरी बात पे चलते हैं। मान के चलिए आपका रिसर्च पेपर पब्लिश नहीं हो रहा, आपको प्रॉब्लम है, तो हमारी टीम उसमें हेल्प कर सकती है। आप चाहें तो नेशनल वाले में छपवाएं, मतलब पब्लिश करवा लें, इंटरनेशनल वाले में पब्लिश करवा लें। हम आपको प्रॉपर गाइडलाइन के साथ रास्ता बताएंगे और 99%, मैं तो 100% ही कहूँगा कि 100% श्योरिटी के साथ आपका रिसर्च पेपर पब्लिश हो जाएगा यदि हमारे बताए हुए स्टेप के साथ आप काम करेंगे तो। इंपॉर्टेंट बात पहले आती है यहाँ पे, चाहे आप बात करें नेशनल की और चाहे बात करें इंटरनेशनल की। अब दूसरी बात आती है, हमारे देश के अंदर ना दो प्रकार के कैंडिडेट हैं जो रिसर्च कर रहे हैं। एक कैंडिडेट वो हैं जो बिल्कुल फेक रिसर्च कर रहे हैं, कॉपी एंड पेस्ट की, रिसर्च पेपर भी कॉपी एंड पेस्ट हैं। दूसरे वो हैं जो बहुत ही कड़ी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, रिसर्च पे ही किसी देश का आधार टिका हुआ है, इस बात को आप माने। रिसर्च और पेटेंट है। आज अमेरिका पता क्यों है?
क्योंकि उनके पास नई टेक्नोलॉजी के बहुत सारे पेटेंट हैं। यदि आपके पास नई टेक्नोलॉजी के पेटेंट होंगे तो आपका देश भी एडवांस होगा, आप भी एडवांस होंगे। एक बात और याद रखिएगा, आपने आज रिसर्च की और आपने टॉपिक की अपने के पेटेंट करवा लिया, आप सारी जिंदगी उसकी रॉयल्टी खाते रहेंगे मौज से। तो रिसर्च और नई टेक्नोलॉजी का पेटेंट बहुत ज़्यादा फायदा आपका कर सकता है, तो आपको फोकस इसी पे करना चाहिए। परंतु जो लोग ऐसे हैं कि वो सिर्फ अपने नाम के साथ डॉक्टरेट चिपकवाना चाहते हैं, यानी कि अपने नाम से पहले डॉक्टरेट चाहते हैं, डॉक्टर चाहते हैं, या फिर इन हाउ उनका और पर्पज है और वो रिसर्च पेपर या फिर पीएचडी वर्क का काम ही नहीं करना चाहते, बस वो चाहते हैं कि उनका काम कोई और कर दे, तो उस मामले में भी हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। और वो हेल्प कैसे करेगी? वो हेल्प आपको प्रॉपर गाइडलाइन देगी कि किस प्रकार से आप अपने काम को फ्लेक्सिबल ढंग से कर सकते हैं और करवा सकते हैं। परंतु मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि टोटली आप ये मत समझें कि हमारी टीम आपका पेपर लिख के देगी, ऐसा नहीं है। आपको बहुत ही बढ़िया करियर काउंसलिंग यानी कि गाइडलाइन दी जाएगी। स्पेशली मैंने इस चीज पे फोकस किया है कि रिसर्च पेपर किस प्रकार से आप पब्लिश करवा सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं हमारी हेल्प के द्वारा। पर्टिकुलरली ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब बात उन लोगों के लिए है जो नए हैं। मतलब क्या है कि वो वास्तव में काम करना चाहते हैं, इस फील्ड के अंदर उतरना चाहते हैं, वो रिसर्च पेपर लिखना चाहते हैं और जेन्युइन काम करना चाहते हैं, दिल से काम करना चाहते हैं, या फिर नई रिसर्च लाना चाहते हैं, नई टेक्नोलॉजी लाना चाहते हैं, पेटेंट करवाना चाहते हैं, अपने नाम मतलब कुछ ना कुछ जिंदगी में करना चाहते हैं, देश का भला करना चाहते हैं। उन लोगों के लिए मैं मेन पॉइंट्स बताता हूं कि रिसर्च पेपर आप कैसे लिख सकते हैं। यहाँ पे एक बात और बतानी जरूरी है, ये मैंने एक पीडीएफ बना रखा है और उस पीडीएफ का ना पूरा का पूरा कॉपी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जो क्वेस्ट इंडिया के नाम से है। तो आप व्हाट्सएप इससे रिलेटेड मत मांगे आपकी, हमारे पे आप पीडीएफ दे दीजिए, वो आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाएगी और आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। परंतु यहाँ पे जो मैं आपको बात बता रहा हूँ कि जो मैंने नंबर आपको दिया है, जो स्क्रीन पे आप दोबारा से देख ले, इसमें आपकी पर्टिकुलरली रिसर्च से रिलेटेड पूरी हेल्प यहाँ पे की जाएगी। वो इन हाउ मतलब सारी प्रकार की आपकी करियर काउंसलिंग यहाँ पे की जाएगी। अब दोस्तों बात करते हैं रिसर्च पेपर कैसे लिखें। दोस्तों एक बार फिर से आपका स्वागत है। यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं आपकी टाइटल की। अब इसको टाइटल कह लें, आप टॉपिक कह लें, बात एक ही है। मतलब आप रिसर्च पेपर लिखेंगे तो टॉपिक तो आपने सोचा होगा ना, परंतु क्या आपके टॉपिक सोचने से रिसर्च आपकी हो गई? नहीं। क्या आपने टॉपिक प्रॉपर सोचा है? ये काम आपने कर लिया? ये भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। मैं इसमें आपकी हेल्प कर देता हूँ। यदि आप रिसर्च पेपर, रिसर्च प्रपोजल या पीएचडी करना चाहते हैं तो आपका टॉपिक बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आपने टॉपिक ले लिया और आपने अपने मन में सोच लिया, उसे ना एक बड़े से पेपर पे लिखिएगा, उसे ध्यान से देखिएगा और फिर उसको समझिएगा कि ये टॉपिक आपने क्यों लिया। जब आप इस पे पहुंच जाएं कि ये टॉपिक मैंने इसलिए लिया, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपने सोचना है कि इस टॉपिक में मैं ऐसा कौन सा काम कर सकता हूं जो दूसरे लोग नहीं कर पाए, यानी कि मैं समाज को इस टॉपिक के माध्यम से ऐसा क्या दे सकता हूं जो दूसरे लोग नहीं दे पाए। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। जब आप दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको मिल जाएंगे तो ये समझ लें कि आपका आधा काम हो गया। आप ये कहेंगे कि टॉपिक लेने से आधा काम, बिल्कुल सही है। जब आप ये सोच लेंगे कि आपने इस टॉपिक में मतलब समाज को आप क्या दे सकते हैं, क्या नया दूसरों से अलग आप दे सकते हैं, तो आपका आधा काम हो गया है। तो टॉपिक आपको इस प्रकार से चूज करना है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट हमारे सामने, वो है अब्स्ट्रैक्ट का। ये क्या है? ये एक ओवरव्यू है, आपकी स्टडी का ओवरव्यू। मतलब ये है कि 250 से 300 या फिर 200, 250, 300 वर्ड्स के अंदर आपको ये बताना है कि मैं अपनी इस रिसर्च पेपर में या इस स्टडी में ये चीज बताना चाहता हूँ। मतलब कंप्लीट स्टडी का आपका टूर है वो यहाँ पे मिल जाएगा। आप अपनी स्टडी के बारे में बता रहे हैं, ओवरव्यू है। इसको पढ़ने के बाद कोई भी ये जान जाएगा कि आप क्या यहाँ पे बोलना चाहते हैं, क्या यहाँ पे बताना चाहते हैं, आपका रिसर्च पेपर किसके बारे में है।
टॉपिक से नहीं पता चलेगा, अब्स्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद आपका पता चलेगा। अब आती है बात दोस्तों तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट हमारे सामने है वो है इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन क्या है? कई लोग ना इंट्रोडक्शन को और अब्स्ट्रैक्ट में बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। वो कहेंगे सर इंट्रोडक्शन भी तो वही है, अब्स्ट्रैक्ट भी तो वही है, दोनों मिला दिया जाए मतलब दोनों के अंदर अलग करना बेहद मुश्किल है। परंतु मैं आपको बताता हूं कि इंट्रोडक्शन अलग है अब्स्ट्रैक्ट से। अब्स्ट्रैक्ट आपकी ओवरव्यू स्टडी का, इंट्रोडक्शन आप अपने टॉपिक के सेक्शन में बता रहे हैं कि क्या क्या आप कर रहेंगे, मतलब कौन कौन सी चीज इसके अंदर डालेंगे, इसके अंदर क्या होता है एक्चुअल में, वो सुनिएगा। इंट्रोडक्शन के अंदर आप डालेंगे कि आपके गोल क्या हैं, किस प्रकार से जो रीडर है उसका इंटरेस्ट आपके टॉपिक में बनेगा, इससे जो आपका रिसर्च है उसकी बैकग्राउंड क्या है, यानी कि आपने जो टॉपिक लिया है उसकी बैकग्राउंड कहाँ से ली है, उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम है, उसके अंदर रेशनल क्या है, रेशनल मतलब कंपैरेटिव स्टडी क्या हो रखी है, उसके अंदर आपका रिसर्च एम क्या है कि कौन कौन से आप उद्देश्य रखते हैं। फिर उसके बाद आता है कि आपके हाइपोथेसिस क्या हैं जिसके आधार पे आप काम करना चाहते हैं, जो आप फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हाइपोथेसिस आपकी क्या हैं। इसी के साथ में आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आपके क्वेश्चंस क्या हैं, ये सारी चीजें आपकी इंट्रोडक्शन के अंदर आती हैं। दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। चौथा पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और वो है मेथड का, मेथडोलॉजी का। मेथडोलॉजी या मेथड क्या है? What did you do? क्या आपने काम किया, मतलब क्या आप वास्तव में काम कर रहे हैं उस टॉपिक के दौरान, ये मेथड है। मेथड का मतलब ये है कि जो आपने काम किया, एग्जाम्पल के तौर पे पॉपुलेशन को ले लें तो आपने प्राइमरी डाटा लिया, सेकेंडरी डाटा लिया, यानी कि सेंसस का डाटा आपने लिया, गांव में जा जाके आपने खुद लोगों का इंट्रोडक्शन किया, इंटरव्यू लिया, उसके बाद में आपने कंक्लूजन निकाला। फिर उसके बाद में मेथड आपने कौन सा लगाया, मतलब क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इसके लिए मेथड कंपैरिजन आपने किया होगा ना, वो मेथड आपने कौन सा निकाला, यानी कि एवरेज निकाला, या फिर आपने कौन सा मीन मोड मीडियन निकाला, काई स्क्वायर आपने लगाया, कौन सा मेथड के द्वारा आपने रिसर्च है फाइंड आउट किया है, मतलब उसके तहत आपने काम किया, वो सारे की सारा कोर पॉइंट या सारा मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो इस मेथडोलॉजी के अंदर आता है। उस मेथड के तहत आपने जो काम किया है, व्हाट डिड यू डू, क्या आपने काम किया, वो सारा यहाँ पे आएगा। पांचवा पॉइंट है हमारे सामने, वो है रिजल्ट का। रिजल्ट या फाइंडिंग, मतलब इसी के अंदर ये आता है कि आपने काम भी कर लिया, काम करने के बाद आपका रिजल्ट क्या निकला, पॉजिटिव या नेगेटिव, आपकी फाइंडिंग क्या है, मतलब वास्तव में जो आपने काम किया है उसके तहत आपको जवाब क्या मिला, उस कोर ऑब्जेक्टिव के रिजल्ट को यहाँ पे शो करना होता है। तो ये है आपका पांचवा पॉइंट। छठे पॉइंट पे चलते हैं दोस्तों, ये है डिस्कशन का। हालांकि कुछ लोग डिस्कशन में नहीं डालते हैं, परंतु 2022 के ट्रेंड के अंदर डिस्कशन को डाला जा रहा है और ये एक नई अप्रोच है, नया तरीका है डालने का। डिस्कशन के माध्यम से क्या लोग फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि जो आपका रिजल्ट है उसका कंपैरिजन किया जा रहा है और वो बाकी रिसर्च के साथ तुलना की जा रही है, उस रिजल्ट को डिस्कस किया जा रहा है बाकी स्टडीज के साथ में। और ये स्टडीज आपका क्या दिखाती हैं, फोकस ये किया जाता है कि आपकी जो स्टडी है उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, उसकी मतलब इंपॉर्टेंस क्या है, कैसे आप ये शो कर पाते हैं कि जो मैंने रिसर्च की है वो इतनी इंपॉर्टेंट है सोसाइटी के लिए, मतलब इंपॉर्टेंस दिखाने के लिए है। दूसरी स्टडीज की तुलना के अंदर अपनी स्टडीज को बेहतरीन दिखाना, सिग्निफिकेंट दिखाना, इसका मेन मकसद है। दोस्तों अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये सातवां पॉइंट है और ये है रिव्यू लिटरेचर। अब रिव्यू के बारे में पहले इसको रिव्यू भी लिख देते हैं, रिव्यू लिटरेचर भी लिख देते हैं, कुछ और भी इसका नाम दिया जा सकता है, परंतु यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस टॉपिक के माध्यम से ये बताने की कोशिश की जाती है कि हमारी स्टडी का क्रिटिकल एनालिसिस क्या है। क्रिटिकल एनालिसिस क्या है कि यानी इससे पहले जो स्टडी हुई है उस स्टडी के अंदर उन लोगों ने हमारा फेवर किया, यानी कि हमने अपनी स्टडी उन लोगों के फेवर में दी है, और ऐसे कुछ स्टडीज हुई हैं जो इसके अगेंस्ट भी होंगी, उनको हमने अगेंस्ट में दिखाया है। उसका कारण क्या है, हमारी रिसर्च क्यों इंपॉर्टेंट है बाकी की स्टडीज से, यानी कि 2 ग्रुप हैं या 3 ग्रुप हैं, 5 ग्रुप हैं, उन 5 ग्रुप में से हमारा पलड़ा किधर है, हमारी रिसर्च किधर है। उस रिव्यू लिटरेचर का मतलब यही है कि हम उस लॉबी को फेवर करते हैं और इस कैटेगरी के अंदर हम आते हैं। ये है रिव्यू लिटरेचर। दोस्तों रिव्यू लिटरेचर के बाद में 8वां जो आपका टॉपिक आता है वो आता है आपका रेफरेंस का, मतलब 8वां जो पॉइंट है वो रेफरेंस का है।
अब इस रेफरेंस में क्या आप समझेंगे, रेफरेंस का मतलब यही है कि कहाँ से आपने टॉपिक लिया, किस की कोटेशन आपने ली, कौन सी बुक का सहारा आपने लिया, तो उसका रेफरेंस दे दिया जाता है बस, इसके अंदर और कुछ भी नहीं है। वो अल्फाबेटिकली दिया जाता है, मोटे तौर पे आपने देखा होगा, बिब्लियोग्राफी भी इसको कह देते हैं, वो सब इसके अंदर आता है। अब यदि अगले पॉइंट पे चले दोस्तों, तो वो है 9वां पॉइंट, और इसको हम कहते हैं टेबल, या फिर इसको कहें फिगर। टेबल एंड फिगर, टेबल और फिगर, यदि आपको टेबल दिखाने की जरूरत होती है तो टेबल वगैरह, फिगर वगैरह जो काम होता है डेटा टेबुलेशन का, वो सारा का सारा इसमें आता है। लास्ट का पॉइंट है दोस्तों, लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये अपेंडिक्स के तौर पे जाना जाता है। 10वां पॉइंट है, मैं इसको कहना चाहूंगा, ये ऐसी कोई स्टडी आप दिखाना चाहते हैं, ऐसी कोई फाइंडिंग, ऐसा कोई रिजल्ट, या ऐसे कोई पॉइंट्स आप जो अलग से डालना चाहते हैं इस पेपर से रिलेटेड, वो यहाँ पे आप डाल सकते हैं। तो ये 10 पॉइंट दोस्तों मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि किस प्रकार से आपका रिसर्च पेपर इफेक्टिव, इम्पैक्टिव हो सकता है। आप ये याद रखिएगा, जिस जर्नल के अंदर आपका रिसर्च पेपर छपता है उसमें यूजीसी के लिस्ट के अलावा आपका इम्पैक्ट भी चलता है। मतलब जिस जर्नल के अंदर आपका पेपर छपा है उसका इम्पैक्ट स्कोर क्या है। तो आपका रिसर्च पेपर हैवी हो, उसके अंदर वेटेज हो, वेट हो, और अच्छे जर्नल में छपे, यही आपका मकसद होना चाहिए। और इस पूरे मकसद में हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। उसके लिए नंबर मैंने जारी कर दिया है, हमारी टीम से आप कंसर्न कीजिएगा, पहले आप व्हाट्सअप कीजिएगा, फिर हम यहाँ से आपको फ़ोन करेंगे, आपकी फाइंडिंग है जो उससे रिलेटेड काम करेंगे। और उम्मीद ये है कि ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा, और किसी प्रकार की आपको हेल्प की ज़रूरत है तो निसंदेह आप कॉन्टैक्ट यहाँ पे कर सकते हैं, और हमें भी अच्छा लगेगा कि हम आपकी हेल्प कर पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ, तब तक दीजिएगा इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।